तो दोस्तों इस समय ये स्थिति बन गई थी कि भ्रष्टाचार का बोलबाला था। देश की या अर्थव्यवस्था की फिक्र करना या कोई नई चीज़ें लाना, ये राजनीति में आने का या राजनीति में ऊपर जाने के लिए कोई साधन नहीं बन सकता था। अब राजनीति के प्रति जो लोग आकर्षित हुए और राजनीति में जो लोग आए, जैसे तो एक तो मैंने बताया लठैत, जिन पर रिधी मनी गलत पैसा था, अपराधी वर्ग, ये जो लोग आए इसमें, तो इनके सामने जो कांग्रेस का जो मॉडल था, जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जो ब्यूरोक्रेसी का निचला हिस्सा है या थोड़े कुछ ऊपर से के हिस्से के लोग भी हैं, इन्होंने अच्छी एक भ्रष्ट व्यवस्था बना करके रखी है। और उस समय की जो राजनेता पैसे से जीत के आना इलेक्शन में और फिर जीत करके फिर पैसा कमाना, ऐसा वर्ग जो मज़ा कर रहा है, तो इससे प्रेरित होकर के भी लोग आए और दुनिया भर के नाम से कुछ भी पार्टियां बनी। कभी क्षेत्रीय लोगों को बाकी देश से अलग बताना कि हम उनसे अलग हैं, या जो मेन जो पूरा देश है इसमें पिछड़ी जातियों को ये कहना कि देखो अब हम नेतृत्व करेंगे और अब तुम लोगों का राज हम बनाने वाले हैं और अब तुम्हारा राज होगा। और देखेंगे कि इस समय की जो पार्टियों के नाम रखे गए, जनता पार्टी, जनता दल, लोक दल, इस तरीके से बड़े आकर्षक नाम रखे गए। और ये एक वर्ग था इसको, जिसको समझ नहीं थी कि वो क्या करने जा रहे हैं, इन लोगों ने इनको भरपूर समर्थन दिया और ये लोग पावर में आए। दोस्तों, जैसे कि पार्टी के कारण पार्टी का प्रभाव उसके सदस्यों पर पड़ता है, वैसे ही सदस्यों का प्रभाव पार्टी पर पड़ता है। अब ये जो लोग आए राजनीति में, इन्होंने देखा ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, इसमें आएंगे तो पैसा कमाने का अच्छा है ये साधन है। इन सब से हट करके केवल दो पॉलिटिकल पार्टीज चली। एक तो जिसे हम तथाकथित जो लेफ्ट कहलाता है, ये कम्युनिस्ट लोग कभी भी राजनीति को पैसा कमाने का साधन नहीं माना, ना इवन अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए इन्होंने इसको अपना साधन माना। इन्होंने एक कल्पना की दुनिया में रहते थे और एक बड़ा आदर्श समाज है चीन और रूस, ऐसा कुछ सोच करके इम्प्रैक्टिकल ये जो चीज़ें लेकर के चल रहे थे। ये लोग कभी भी गंदी चीज़ों से प्रभावित नहीं हो सके और आज भी प्रभावित नहीं हुए हैं। उनसे जो दूसरी गलतियां हुई हैं या जो उनकी अक्षमता है वो उसके दुष्परिणाम हैं, लेकिन वो व्यक्ति सच्चे ईमानदार थे। दूसरी, उस समय तक जब ये सब दलों का बार बार जनता दल, जनता पार्टी, फिर जनता पार्टी से जनसंघ को मानने वाले अलग हुए, फिर जनता दल टूटा, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी की हैसियत से उसका सदस्य थी, ये भी इससे अलग हुए। और फिर भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेतृत्व की क्षमता ऐसी थी कि वो काफ़ी तेज़ी से फिर ऊपर आई और उसे जनता का भरपूर समर्थन मिला। और इसमें भी बहुसंख्यक लोग ऐसे थे जो एक आदर्शवाद से प्रेरित थे। थोड़ा सा मैं बता दूं, ये शुरू में था, अभी भी कम से कम उनका जो नेता होता है प्रदेश के अंदर, चीफ मिनिस्टर, उसकी पहली शर्त है कि वो व्यक्ति एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए और यथासंभव व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने में जहाँ जिन लोगों ने दमदार थे, वो अभी आगे देखेंगे, जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोगों ने व्यवस्था के, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि व्यवस्था में ज़्यादा परिवर्तन ला सकें। वो अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी भर उनके पास है और वो उसके आधार पर वो नेता हैं। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी आई, इसमें और जो दूसरी जो कांग्रेस को छोड़ करके जो दूसरी पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट अलग, एक कांग्रेस, और ये जो दूसरी पार्टियां जो आई देश में, इसमें कुछ लोग तो आदर्शवादी थे, लेकिन इन्हें रहना तो उन्हीं के साथ था। जो ऐसा वर्ग आया था सत्ता में जो पैसा कमाने के लिए या दूसरे अपने गंदे उद्देश्यों के लिए राजनीति में था, तो कभी कभी ये अलग होते रहे हैं उनसे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब ताकत बढ़ती जा रही है देश के अंदर, और कांग्रेस अभी भी एक बहुत बड़ा दुर्ग है जिसे भेदना, जिसे दुर्ग को, किले को तोड़ना इन लोगों के लिए असंभव है, तो ये सब जो है, ये लोग बिखर जाते हैं, फिर जुट जाते हैं, फिर बिखर जाते हैं।
इसमें कुछ आदर्शवादी लोग हैं, नीतीश कुमार हैं, नवीन पटनायक हैं, ऐसे कुछ आदर्शवादी लोग हैं कि जो जनता के हित में ना कांग्रेस के साथ रहना चाहते हैं ना बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं। जो भी उनकी उनकी जो अपनी विश्लेषण है उनसे उनकी अभी चर्चा करना उचित नहीं है। और एक वर्ग है जो राजनीति से पैसा कमाने के लिए राजनीति में आता है और राजनीति में किसी भी तरीके से किसी भी हथकंडों को वो अपनाते रहते हैं। अब देखिए कि जो नए लोग जो कांग्रेसी शासकों की जगह लेने वाले हैं वो उनके पास क्या विकल्प हैं। पहला तो इस सड़ी गली व्यवस्था को चलने दिया जाए और बल्कि इसका पोषण करें। और जिस तरीके से भ्रष्ट कांग्रेसी सारे कांग्रेसी नहीं, कुछ कांग्रेस में तब भी अच्छे आदमी थे, आज भी कुछ अच्छे लोग हैं, ये बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जो पैनी ऑनेस्ट हैं वो हैं कांग्रेस में थोड़े बहुत, गिने चुने, मगर उनकी उनका कोई महत्व नहीं है और बहुत कभी कभी दया के पात्र बन जाते हैं कि इतने सब अच्छे होते हुए भी इस गिरोह में कैसे ये हैं। और जो नेतृत्व जो अनपढ़ लोगों का या जिनको देश से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों के नेतृत्व में कैसे उसमें है, ये कभी कभी दया के पात्र हैं ये लोग। तो ये जो दूसरे लोग आए इन्होंने सोचा ये कांग्रेस की बनाई हुई व्यवस्था को कायम रखो और इसके फायदे उठाओ और बिल्कुल उन्हीं हथकंडों से, क्या क्या हथकंडे अब कांग्रेस के आ चुके थे कि क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दो, भ्रष्टाचार जैसा वैसा रहने दो, उसके फायदा उठाओ और पैसे के दम पे इलेक्शन लड़ो। ये तरीका इन लोगों ने भी अपना लिया और जैसे वो धर्म के आधार पर तोड़ते थे, जाति के आधार पर तोड़ते थे, इन्होंने भी धर्म और जाति के आधार पर समाज को तोड़ करके और अपना उल्लू सीधा किया। दूसरा अल्टरनेटिव जो लोग राजनीति में थे या राजनीतिक दल थे वो ये था कि हम व्यक्तिगत लाभ नहीं लेंगे, लेकिन इस सड़ी गली व्यवस्था से टक्कर लेना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी का शासन जहाँ जहाँ है वहाँ पे ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो इस व्यवस्था को जैसे का तैसे चलना देना चाहते हैं। उनमें से कुछ अच्छे से रहते हैं, कुछ लोग उन्हीं कांग्रेसियों का अनुसरण करते हैं कि ये जो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी मिली है चलो इसका फायदा उठाया जाए। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी नेता बीजेपी में हैं जिन्होंने इस भ्रष्ट तंत्र को अपने व्यक्तिगत उत्थान का माध्यम बनाना उचित नहीं समझा, जिन्होंने, आपको आश्चर्य होगा ये लोग खुले तौर पर गांधी के समर्थक नहीं हैं, लेकिन जिनके हृदय में वो जो जनसंघ जिसके लिए बदनाम थी कि अभिजात वर्ग, और बड़ा एक रद्दी शब्द इनके लिए उपयोग किया जाता है जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये दक्षिणपंथी ताकतें हैं या सांप्रदायिक ताकतें हैं जैसा जो कुछ भी किया जाता है। लेकिन इस बीजेपी में नेतृत्व में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देश प्रेम है, जो व्यवस्थाएं बदलना चाहते हैं और गांधी की तरह, गांधी का खुले तौर पर वो विरोध करते हैं, लेकिन जिनका जीवन दर्शन, व्यक्तिगत जीवन शैली गांधी जैसे ही त्याग की है, गांधी जैसे ही उनका नीचे के वर्ग में विश्वास है और गांधी की ही तरह उनका सोशलिज्म से या कम्युनिज्म से विरोध है, क्योंकि इस व्यवस्था से बहुसंख्यक समाज का फायदा नहीं किया जा सकता। और ये नेतृत्व में जो लोग हैं ये कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप समाज के निचले वर्ग को सिर्फ दान के भरोसे पर रखा जा सकता है या भीख दे करके उनको रखा जा सकता है, उनको समाज में शामिल रखा जा सकता है। ये नेतृत्व में जो लोग हैं कुछ लोग इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं। दोस्तों मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से किसी भी एक व्यक्ति का समर्थक नहीं हूँ और मैं एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता देने का हमेशा विरोधी हूँ, क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ, उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो देखते हैं। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत विश्वास है कि अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं इन परिस्थितियों में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो उद्योगों को बढ़ावा दे करके, उत्पादन बढ़ा के लोगों का जीवन स्तर सुधारने में विश्वास रखता है,
जो निचले तबके को मुफ्त में बांटने के बदले काम दिलवाना चाहता है, उनको चाहता है राष्ट्र निर्माण में उनका सहयोग हो और वो किसी के दया के पात्र ना बने, और इस चीज को वो समझता है। अब शिक्षा का स्तर किसी का क्या है, अभी बीच में हार्वर्ड और हार्डवर्क ये सब इसकी बातें हुई, और बड़े निकृष्ट 2-3 मंत्री महोदय लोग हैं जो एक जिन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी का जो शिक्षा हुई है या जिन परिस्थितियों में उसका जो निर्माण हुआ है, उसके सोच का जो, इसको बिना समझे और एक दंभ से नरेंद्र मोदी को बताते हैं, इसको कोई ज्ञान व्यान नहीं है। दोस्तों, एक व्यक्ति कम पढ़ा लिखा पितामह है, 2-4 उसके बेटे हैं, 8-10 पोते पोती हैं उसके, वो बूढ़ा व्यक्ति अनपढ़ होते हुए भी अपने बेटों का मार्गदर्शन बच्चे पालने में या बच्चों का भविष्य बनाने के लिए वो ठीक सोच सकता है। इसके लिए किसी औपचारिक शिक्षा की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हमारे जो अभी आज जो हमारे वर्ण आश्रम और वर्ण प्रथा की जो भी बातें की जाती हैं, लेकिन ये हमारे वैदिक ग्रंथों का आधार है कि जो ब्रह्मचारी कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर ले, में कहा गया है ऐसा ब्रह्मचारी जिसने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हो, यदि उसके सामने 60 वर्ष से अधिक का कोई शूद्र आता है तो उसे प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि 60 वर्ष का शूद्र अनुभव से इतना जानता है कि जितना किसी शास्त्र में नहीं लिखा जा सकता। नरेंद्र मोदी ने जीवन देखा है, जीवन की कठिनाइयों को भोगा है और वो उसको समझ सकता है, इसलिए उसे किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये उसकी अच्छी बात है कि वो सबको रखता है साथ में, अच्छे अच्छे उसके एडवाइजर्स हैं, वो लोग अपने अपने क्षेत्र की उसको अच्छी एडवाइस देते हैं। उसके अंदर नेतृत्व क्षमता है। आज आप देखते हैं इस जो 10 वर्ष का जो कुशासन चला है, इसके लिए सबसे ज्यादा जो दोष इनका है, भ्रष्टाचार तो पहले नंबर पर है, लेकिन दूसरे नंबर पर है कि इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिए, और जो ब्यूरोक्रेट कुछ तो सच में डर के कारण कि क्या 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 करना है, अपना समय पास करो, टाइम पास करके चले जाओ, या भ्रष्ट भी हैं उसमें से, तो ये जो इनके आपस में जो काम अटकाने की एक प्रवृत्ति है कि किसी चीजों के ऊपर बैठे रहो, उसको आगे पास मत करो। नरेंद्र मोदी का जैसा मुझे जानकारी है और पक्की जानकारी है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी में चीज़ों को अटका के रखना है, दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देना, वहाँ से जवाब आ रहा है, कभी कभी तो उसी बिल्डिंग में कोई 2 डिपार्टमेंट है, उसका जवाब आने में 14 महीने लग जाते हैं, 17 महीने लग जाते हैं एक छोटी सी चिट्ठी का जवाब आने में। ये जो कर्मण्यता और जो रेड टेपिज्म जिसको कहते हैं, रेड टेपिज्म की उसने को बिल्कुल खत्म कर दिया है गुजरात के अंदर। चाहे वो सिंगल विंडो सिस्टम, जो भी सिस्टम्स जो धीरे धीरे वहाँ लागू किए गए, वहाँ पर के जो हायर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी इतनी दम नहीं है कि वो किसी बातों को ये कह करके अटका दें कि ये इधर से जवाब नहीं आया, उधर से जवाब नहीं आया। तो ये जो एक सामंजस्य सारे विभागों में बनाना और चीज़ों में निर्णय लेना और फिर निर्णय लेकर उनको जल्दी से लागू करना। एक बार नरेंद्र मोदी कहीं भाषण दे रहे तो उन्होंने कहा था कि काम करोगे तो जीतोगे, और जीतोगे तभी काम करोगे। तो मुख्य हो गया कि काम करो तो जीतोगे, नहीं फिर कोई नहीं हरा सकता तुमको। कुछ भी दुनिया भर के हथकंडे अपना लो, कुछ भी दोषारोपण करो, चाहे गुजरात दंगा हो, चाहे वो जनता समझती है कि डिलीवर कौन कर रहा है और कौन कर सकता है, और ये उसकी पॉपुलैरिटी का कारण है। एक भी कार्य उसने ऐसा नहीं किया जिसको आज के कहा जाता है पॉपुलिज्म है, झूठी एक वाहवाही लूटना, मुफ्त में चीजें बांट करके और वोट बैंक बना लेना, ये काम उसने नहीं किया है। और दोस्तों, जो अभी जैसे प्रचारित किया जाता है कि गुजरात में कोई विकास नहीं हुआ, मैं
समाचार पत्रों के माध्यम से और दूसरे जो मेरे स्रोत हैं उनसे जानकारी लेता रहता हूँ। लगभग 150 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस ने गुजरात को एक आदर्श शासन व्यवस्था बताई है। और ये 150 से ज़्यादा है, और जिसमें से 150 से भी अधिक ऐसे हैं जिनमें नरेंद्र मोदी की कोई सुनने वाला नहीं है, बल्कि उनको नीचे गिराने वाली जो केंद्रीय सरकार है जो उसको नीचे गिराना चाहती है। कई दफे विश्लेषण उन लोगों के हैं जहां पे उसको पुरस्कार के लिए और पहली पोजीशन उसको दी गई है। अब ये आंकड़ों का खेल है दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स में कहीं पर भी किसी की भी कोई वीकनेस निकाली जा सकती है। सबसे सुंदर पुरुष या सबसे सुंदर स्त्री का कोई हिस्सा कमजोर दिखाई दे सकता है आपको मापदंडों में। किसी का रंग थोड़ा सा उतना आकर्षक नहीं हो सकता, किसी की स्किन आकर्षक नहीं हो सकती, किसी की बनावट में थोड़ा सा कोई हिस्सा गलत हो सकता है, लेकिन कोई ये तो एक आदर्श और परफेक्ट चीज की कल्पना करना है जो कहीं नहीं हो, तो वो होती ही नहीं है परफेक्ट चीज दुनिया में। तो उसके कुछ कहीं से किसी के कोई जिसको बोलते हैं छिद्रान्वेषण, किसी की गलतियां निकालना, ये करेंगे तो आंकड़े आपको बड़ी मदद करते हैं। और खास करके जैसे भारत सरकार है और ये अपने देश में जो सांख्यिकी की जो संस्कृति है वो ये है कि आप कई दफा तो पहले से मालूम रहता है कि हमें क्या चीज को सिद्ध करना है, उस हिसाब से सांख्यिकी इकट्ठी की जाती है और उसका उसी प्रकार से विश्लेषण किया जाता है। दोस्तों, मैं सांख्यिकी का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं इकोनॉमिक्स एमए करते समय मेरा एक विषय रहा है स्टैटिस्टिक्स, और ये बिल्कुल मैं जानता हूँ स्टैटिस्टिक्स से आप कुछ भी सिद्ध कर सकते हो। और इसीलिए स्टैटिस्टिक्स पे आधारित कोई भी चीज कहना ये उसमें कोई दम नहीं होती है। आप अपनी आंखों से जाकर के देखिए। नरेंद्र मोदी ने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के ये जानता है कि नीचे के लोगों के अंदर परचेसिंग पावर पैदा करो, अपने आप चीजों की डिमांड बनेगी, अपने आप उद्योग बढ़ेंगे, उनके पास कमी पड़ जाएगी सामान की। ये उसने समझा है दोस्तों। दूसरा, जिस पर निगाह बहुत कम लोगों की जाती है, बहुत कम लोग इस चीज को सोच पाते हैं कि सारा उद्योग, सारी कृषि और बाकी सारी चीजें, इवन लोगों का पढ़ना लिखना, स्कूल कॉलेजेस अस्पताल, किसी को भी ऊर्जा की आवश्यकता है। और आप ध्यान से देखिए कि उसके नरेंद्र मोदी के काम करने में सबसे ज्यादा उसका जो ध्यान रहा है कि ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होना चाहिए। बच्चे को चाहे पढ़ने के लिए चाहिए हो, चाहे बूढ़े आदमी को दवा देना है रात को 12 बजे तब बिजली चाहिए, खेतों के लिए पानी देना है तो बिजली चाहिए, खेती से संबंधित जो प्रसंस्करण होता है, जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए बिजली। हर जगह उद्योग में, किसी भी जगह दैनिक जीवन में ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए उसने कई दफा, अभी मुझे बहुत दुख होता है इस तरीके की जिस सांख्यिकी कोई लाता है। ये केजरीवाल एक जगह पे बताता है कि उन्होंने 11 रुपए यूनिट के हिसाब से सोलर एनर्जी खरीदी, जबकि मध्य प्रदेश और इधर पे 7.5 रुपए में खरीदी। उसने 11 रुपए की किस समय खरीदी थी? सोलर एनर्जी में क्या इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं वो थोड़ा देखिए। किस तरीके से चाइना के आने के बाद से सोलर एनर्जी किस तरीके से सस्ती हुई है। जहाँ पे 20 करोड़ रुपए का एक सोलर एनर्जी का प्लांट बनता था, वो आज 7-8 करोड़ में बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन उसकी इस सोच को समझिए कि सोलर एनर्जी गुजरात के उपलब्ध संसाधनों में और गुजरात की आवश्यकताओं को देखते हुए सोलर एनर्जी जरूरी है। और सोलर एनर्जी या जितनी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, यही भविष्य है संसार का। क्योंकि फॉसिल और ये जो जितनी दूसरे जो सोर्सेज हैं, न्यूक्लियर जो भी है, ये इनकी अक्षय भंडार और अनंत भंडार कहीं नहीं है। आखिर समाज को, दुनिया को इसी पे जाना है, एनर्जी के सोर्स में। इसमें उसने ध्यान दिया है। और दोस्तों, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज की जो परिस्थितियां हैं जिसमें हमें भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन चाहिए, जिसमें जनता की फिक्र करने वाला होना चाहिए, जिसमें झूठे समाजवाद के नाम पर उल्टी सीधी तनख्वाहें बांटने के नियम बनाना और उद्योगों को खत्म कर देना, ऐसी लोगों चीजों में जिसका विश्वास ना हो, वो हमारा नेतृत्व करे। दोस्तों, इतना इकोनॉमिक्स समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल समझ में आ सकता है। यदि आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हो तो सामान महंगा होगा। जब सामान महंगा होगा
तो जब बढ़ी हुई तनख्वाहों से आदमी कितना चीज़ें खरीद सकेगा, उतनी ही जितनी चाहे कम तनख्वाहें रहें चाहे ज़्यादा तनख्वाहें रहें। हालांकि इतना सिंपल नहीं है कि ये इतने से में हम इस बात को ख़त्म कर दें, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उत्पादन की लागत कम करना है या प्रशासन में कुछ लोगों को रखना है, जैसे अभी एक बात उठाई कि 5,300 रुपये में कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ये पूरे जीवन के लिए नहीं है, उनको कहा गया 2 साल 3 साल। इससे क्या हो रहा है कि गवर्नेंस के जो एक्सपेंसेस हैं वो थोड़ा नीचे रखो। एक व्यक्ति बेरोजगार है, उसको अभी सहारा हो जाएगा, परिवार को इसके सहारा हो जाएगा। 1-2 लड़के बेकार घूम रहे हैं, 5,000 6,000 मिलेंगे, 10,000 रुपये दी, परिवार की आय बढ़ती है तो स्थिति अच्छी है, और 2-3 साल के बाद में फिर उसको पूरी तनख्वाह दी जा सकती। तो ये जो सोच, ये क्रांतिकारी सोच है कि किससे समाज का फायदा होना है, किससे व्यक्तियों का फायदा होना है। तो ये जो सोच है ये उस व्यक्ति के अंदर है, जो आज हमें चाहिए, जो हमारे आज की आवश्यकता है। किसी के किसानों की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, दूध का उत्पादन करने वालों को तो कहीं कोई गिनता ही नहीं है। इन लोगों को बढ़ावा देना, किन सरकारों ने इनके लिए ज़्यादा काम किया है। आप देखिए किसान की स्थिति सुधरी है, बहुत सारे ऐसे काम जो कृषि कार्य पूरे करने के बाद में कृषक खुद कर सकते हैं, वो उतना हिस्सा उनके हाथ में दे दो। दूध का उत्पादन यदि कहीं दूर दराज क्षेत्रों में जो दूध हो रहा है, जहाँ के जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जहाँ दूरस्थ जगहों में जो दूध पैदा होता है, उनके पास एक ही विकल्प है कि उसका खोआ बनाएं या उसका घी बनाएं और उसको ला करके पानी मूल बेच के चले जाएं। दूध यद्यपि इसके आंदोलन की शुरुआत है, जो कुछ भी है, निश्चित रूप से एक दूसरे एक महान व्यक्ति जिसने इसकी शुरुआत की थी और उसने अपने भूमिका अच्छे से निभाई, और जब उसकी भूमिका में कहीं कुछ कमी थी तो उसको हटना भी पड़ा है वहाँ से। लेकिन उस चीज़ को चालू रखना, कोई अच्छी चीज़ थी उसको चालू रखना और उसको और बढ़ाना, ये काम नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। इसलिए आज की तारीख में, आज जो व्यवस्थाएं हैं, इसमें कोई मेरे कहने से या आपके कहने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये व्यक्ति हमारा नेतृत्व करेगा तो हमारा भविष्य सुरक्षित है, और इसीलिए लोग अधिकाधिक उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। दोस्तों, ये जो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये निश्चित रूप से आप अभी या तो कि अपने कंप्यूटर से या एलसीडी से देख रहे होंगे या यूट्यूब पर देख रहे होंगे। दोस्तों, जिन लोगों की रीच यहाँ तक है, ये आप लोगों की संख्या 1% से भी कम है। तो ये मैं क्या आपको कोई चीज़ बता करके मैं कोई इस चुनाव में बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला हूँ, ऐसी मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, ना मेरी कोई। मैं समझता हूँ कि ये सब सोचना ही व्यर्थ है। 1% से भी कम लोगों को यदि हम कोई बात कह देते हैं तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि सिर्फ इन माध्यमों से जो लोग आपके पास पहुंच रहे हैं, जो सच्चाई जिनकी आप नहीं जान पाते हैं, जो सिर्फ आप विज्ञापन या मीडिया के द्वारा, जिनके लोग केजरीवाल जैसे लोग हैं जो इनके बारे में जो कुछ आप जानते हैं, ये सिर्फ एक विज्ञापन है। नरेंद्र मोदी विज्ञापन की देन नहीं है, जैसा कि ये केजरीवाल बार बार कहता है कि ये इसको मीडिया ने पैदा किया है। दोस्तों, आप स्मृति आपकी इतनी कमजोर नहीं होगी, आप ध्यान दीजिए कि नरेंद्र मोदी को कभी भी मीडिया, चाहे वो अखबार हो चाहे वो टीवी हो, नरेंद्र मोदी को लगातार पिछले 10-11 वर्षों से एक बड़ा निकृष्ट एक व्यक्ति, तानाशाह और सांप्रदायिक और इस तरीके से पेंट करती रही है, और अभी भी मीडिया का एक हिस्सा चूकता नहीं है बेमतलब के मुद्दों को लाने के लिए, चूकता नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, लगभग 6 या 7 महीने हुए हैं जब पहली बार लोगों को टीवी पर नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले नरेंद्र मोदी को और बहुत ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछना, अगर मान लो इंटरव्यू भी लिए गए हैं, और हमेशा उसकी नेगेटिव बातें करना, खास करके जब इलेक्शंस होते थे तो मीडिया ने भरपूर साथ दिया कांग्रेस का, और दूसरे भी बुद्धिजीवी वर्ग ने भरपूर साथ दिया है
ये तानाशाह है, इसको कुछ नहीं आता है और ये तो बर्बाद कर रहा है। ये क्यों 6-8 महीने से क्यों परिवर्तन? दोस्तों, ये परिवर्तन मीडिया के अंदर आया है इसलिए क्योंकि कुछ स्वतंत्र सर्वे हुए और देखा गया कि किस व्यक्ति को आज आने वाले समय में लोग ये सोच रहे हैं कि जो दुर्दशा इस देश की है, इससे कौन उबार सकता है। ये लोगों के अंदर एक धारणा बनी है। लगभग आज से दोस्तों 2-2.5 वर्ष पहले की बात है, कोई सर्वे किया था टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे कोई लोग थे उसमें, जिसमें नंबर 1 व्यक्ति बताना था कौन है। तो उसमें नंबर 1 में भारतीय सैनिक को कहा गया। भारत देश का जो सेना का जवान है वो नंबर 1 है। सचिन तेंदुलकर की बहुत अच्छी उसमें पोजीशन थी। और दोस्तों उसमें 16% में, मुझे ऐसा याद आता था, हो सकता थोड़ा आगे पीछे फिगर होगी, इतने लोगों ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्चम व्यक्ति बताया। अब इसमें ये क्षेत्र नहीं तय किया गया था, सिर्फ व्यक्ति बताना था। तो एक वो तो सांकेतिक होता है भारतीय सैनिक, सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स वाले। और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि उसमें बंगाल जैसे, जहाँ पे कि कोई नरेंद्र मोदी के गुणगान करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, वहां पर भी लगभग 15% लोगों ने, या 10 से 15 के बीच में प्रतिशत लोगों ने नरेंद्र मोदी को बताया कि वो सबसे अच्छा व्यक्ति है इस देश का। ये सर्वे होने के बाद जब ये एक सच्चाई बन चुकी थी, उसके बाद मीडिया को इसको आगे बढ़ाना पड़ा। दोस्तों, किसी के पास भी इतना पैसा नहीं है कि जो एक व्यक्ति जिसको आपने 10-11 साल से खलनायक बना के रखा था, उसको साल भर के अंदर महान बना दे। लेकिन जब देखा कि जनता का विश्वास इसमें है, दोस्तों खास तौर पे देखिए अभी आप कि अभी भी हथकंडों में मीडिया पे प्रभाव डालना और कैसे मतलब के मुद्दों को मुद्दा बना देना और प्रमुख मुद्दों को पीछे कर देना, इसमें आज भी देखिए कितनी धूर्तता से, कितनी मक्कारी से पूरा प्लान्ड वे में काम चल रहा है। दोस्तों, आज से ये लगभग 7-8 महीने पहले या 1 साल पहले जनता के सामने सिर्फ 3-4 मुद्दे थे। सबसे पहला तो महंगाई, उसके बाद भ्रष्टाचार, और जितने बड़े बड़े कांड ये करके बैठी है कांग्रेस, ये 2 मुद्दे थे। अब तीसरा मुद्दा ये था कि इन दोनों से निजात पाने के लिए विकास हो, लोगों को काम मिले, बेरोजगारी खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति आए। लेकिन अभी कहाँ ले जा रहे हैं सारे डिस्कशन, टीवी चैनल्स पे देखिए या कहीं पर भी, कि वो केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच में टक्कर है। केजरीवाल किस चीज को उपज है? केजरीवाल जो देश महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान था, जिसके खिलाफ आंदोलन हुआ, उसके प्रेरणा स्रोत और उसके नेतृत्व अन्ना हजारे के हाथ में था। सीधा साधा आदमी है, गांव में रहता है, अपना काम करता है, लोग सम्मान करते हैं उसका। उसकी आड़ में उसकी विरासत बिल्कुल वैसे ही जैसे नेहरू ने गांधी की विरासत को लिया, कांग्रेसियों ने गांधी की विरासत को लिया, बिल्कुल इसी तरह से गांधी की विरासत को ये बिना मतलब अपने हाथ में लेके बैठ गया। और मीडिया ये प्रचारित कर रहा है कि ये नरेंद्र मोदी का ऑल्टरनेटिव है। दोस्तों, ये चलता रहता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय पर मुलायम सिंह ने कहा था कि कांग्रेस कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस सिर्फ दिल्ली में है और टीवी में है। और जो उसके इलेक्शन के परिणाम आए, उसने कह दिया जो मुलायम सिंह जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये जो इस तरीके से कोई नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि अगर आज का युवा वर्ग, उसको युवा वर्ग की क्या सोच है? देखिए, युवा वर्ग भी एक ही नहीं होता है। कुछ युवा वर्ग है 10 लाख के पैकेज हैं, 8 लाख के पैकेज हैं, शौक में राजनीति की बातें करना है, वो युवा वर्ग है। बड़े आदमी है, बड़े उद्योगपतियों का वर्ग है, जिसको जो परंपरागत जो पार्टियां देश की हैं, यहाँ पर जानता है कि यदि इन पार्टियों में हम जाएंगे तो ये क्या अनपढ़ और अपराधी वर्ग के लोगों के बीच में उठना बैठना पड़ा। कोई भी पार्टी हो, उसमें जो पुराने लोगों का जो वर्चस्व है, वो दूसरे लोगों को बाहर ही मानते हैं, तो इनमें प्रवेश पाना मुश्किल है। उनको लगा ये आम आदमी पार्टी में तो कोई भी शामिल हो सकता है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि आम आदमी पार्टी जीतने वाली है, वो अपने अपनी दुनिया में रहते हैं, कोई समझ नहीं है जिनको
न ये धरातल की जो सच्चाइयाँ हैं। और दोस्तों, जो दिल्ली में केजरीवाल यदि जीता तो उसका कारण क्या है? दिल्ली का जो इलेक्शन है वो एक समझ लीजिए कि म्युनिसिपल का इलेक्शन था। दिल्ली का जो टोटल क्षेत्र है उसमें अगर आप एक तरफ से अपनी कार लेकर के चलें, वहाँ की यातायात व्यवस्था खराब होने के कारण ट्रैफिक जाम्स के बावजूद एक एंड से दूसरे एंड आप 3 घंटे, अगर थोड़ा अच्छा समय मिल गया और बहुत रद्दी समय मिला तो 6 घंटे में आप दूसरे छोर पर जाकर के खड़े हो जाएंगे। जनसंपर्क करना बहुत सरल है। और वो युवा वर्ग जो पढ़ा लिखा है और सिर्फ जिसको किताबी ज्ञान है, उसको भरगलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से अभी ऐसे प्रयास हो रहे हैं, इनको आपको मुकाबला करना है कि ये क्या है। अब दोस्तों, जो मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी मुफ्त में बांटने में विश्वास नहीं करता, जॉब देने में विश्वास करता है। युवा वर्ग को क्या चाहिए? आपको काम चाहिए, या जैसे कांग्रेस ने आपको 5 किलो गेहूं देने के लिए कहा है? अगर आप निचले वर्ग वालों को देखेंगे, उनको 5 किलो गेहूं देंगे। मुलायम सिंह उनको 1,000 रुपये महीने का देगा। सभी के उल्टे सीधे कलर टीवी, टेलीविजन वगैरह भी देने की बातें चलती है। इस तरीके से आपको नया वर्ग जो है उसको काम चाहिए, उसको आप पढ़ाना है आपको आगे। और दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि इसके बाद एक और तो 15 मिनट की कुछ और भी कहना चाहूँगा, वो अलग से इसके बाद वाले सेशन में है। अभी मैं जो बातें जितनी आपसे बताई हैं उसको ध्यान रखिए। और हमको ये देखना है कि ये इलेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है और कि इसमें क्या होने जा रहा है आने वाले समय में। ठीक है, फिर से मिलते हैं।